तो कल हमने पढ़ा था आइंस के हवाले से, आज मॉलिक्यूल्स के हवाले से पढ़ेंगे। सो मॉलिक्यूल क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब इन चीज़ों को आसान है बहुत समझना, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। अब क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। एटम्स जो हैं, मोस्टली जो भी एटम्स होते हैं उनको नीड होती है कि वो अपने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब नतीजे में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग जब होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के 3 किस्म होते हैं: कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जब शेयरिंग होती है तो उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्डिंग बना, उसको हम कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो एक दूसरे के साथ मिल जाएं, मिल के रहें, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है न्यूट्रल ग्रुप। इसका मतलब ये है कहने का कि जिस तरह एटम पे नेट में कोई भी चार्ज नहीं होती, वो बिल्कुल जो है एटम जो है न्यूट्रल होता है, सेम तरह से मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है। जबकि आयन हमने पढ़ा था या पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है। मॉलिक्यूल हमेशा एटम की तरह न्यूट्रल चार्ज होता है, वरना न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होती। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलें केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। अब मॉलिक्यूल में या तो सेम किस्म के एटम्स मिल सकते हैं, मतलब किसी एक एलिमेंट के दो एटम्स मिल सकते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी मिल सकते हैं। जैसे ये हमने पॉइंट लिखी है, पॉइंट नंबर 2, के सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने लिखे हैं H2। अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन के दो एटम्स जब जब आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए तो नतीजे में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन एक गैस है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है हमें, तो वो H2 के फॉर्म में होती है। यानी H2 का मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, मतलब उनका एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना हुआ है, वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सेम तरीके से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर केमिकल बॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयर करने के नतीजे में उनका एक बॉन्ड बनता है और वो साथ रहते हैं, जिसे हम O2 या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह के मतलब मॉलिक्यूल्स जो सेम एलिमेंट्स के बने हों, उनको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स की। और दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हों, मसलन H2O। अब इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स की बात हो रही है। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब दो एलिमेंट्स हैं इसमें, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ओके, और ऑक्सीजन एलिमेंट का सिर्फ एक एटम है। अब जब ये तीनों मिले कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, तो नतीजे में H2O बना, जो H2O फार्मूला है वाटर का। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन, O का मतलब एक ऑक्सीजन। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के टोटल 3 एटम्स मिले और मिलकर एक मॉलिक्यूल बना H2O। सेम तरह से कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो एक कार्बन का एटम जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिला। अब जब ये दो एलिमेंट्स के 3 एटम्स आपस में मिले, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन, ये जब आपस में मिले तो एक मॉलिक्यूल बना। तो ये दूसरी एग्जांपल है किसकी? मॉलिक्यूल की, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के ज़रिए से मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स आएंगे हमेशा। एक ऐसे जो एक ही एलिमेंट के एटम से बने होंगे, और दूसरे ऐसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बने होंगे। तो हमें दोनों को पहचानना है। हमें पता होना चाहिए कि ये इनका एटम जो है वो
इनका एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है, वो हमें फार्मूला देख के ही पता चल जाएगा कि इनका कि मतलब एटम्स सेम है एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। ओके, उसके बाद जो हम आगे पॉइंट समझेंगे वो ये है कि दे डोंट हैव चार्ज। हमने पहले भी बात कर दी, डेफिनेशन में ही क्लियर है कि न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स है, तो उधर से क्लियर हो गया कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी। एंड दे आर प्योर सबस्टेंसेस। प्योर सबस्टेंसेस के बारे में आगे हमने पूरी की पूरी एक टॉपिक लिखी है, जब वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं और प्योर सबस्टेंसेस में मॉलिक्यूल्स किस तरह आते हैं, तो वो आगे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है दे आर मोर स्टेबल देन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स फ्रॉम दे आर ड्राइव्ड। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं एटम से। अब जिन एटम से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उन एटम्स की निस्बत में ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर से सुन लें, जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन एटम्स की निस्बत में जो मॉलिक्यूल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब केमिस्ट्री के अंदर स्टेबल होने का क्या मकसद होता है, अब आप अंदाजा लगाएं नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से। नॉर्मल लाइफ में स्टेबल होने का मकसद जो है वो ये है कि एक बंदे के पास अच्छी जॉब हो, वो अच्छा पैसा कमाए, उसके पास घर हो, रहने के लिए जगह यानी घर हो, बीवी बच्चे हों, सब कुछ हो, यानी उसकी लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो कंप्लीट हों, फुलफिल हों, तो उसको हम स्टेबल कहेंगे। सेम तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद ये है कि एटम्स जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट मींस ऑक्टा से लिया गया, जिसकी माना 8 है। हर एक एटम चाहता है कि मेरे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। कभी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। तो ये जो उनकी केमिकल रिएक्शन यानी बॉन्ड बनाने की जो क्रेव है, जो तड़प है, इसको हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी। मतलब वो स्टेबल तब होंगे जब उनके पास ये चीज खत्म हो जाए कि जी मुझे बॉन्ड बनाना है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर ये स्टेबिलिटी होती है कि उन्हें नीड नहीं होती आम सिचुएशंस के अंदर कि वो बॉन्ड बनाए, जबकि एटम्स मारे मारे फिरते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका मिले कि हम बॉन्ड बना लें। तो इसलिए कहा है कि मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। ठीक है, अब हमने इसकी थोड़ी डिटेल भी लिखी है आपकी समझने के लिए, ताकि आप नोट कर सकें कि बिकॉज दे हैव लेस क्रेव फॉर कंप्लीटिंग देयर शेल्स व्हाइल एटम्स हैव मोर क्रेव अबाउट कंप्लीशन ऑफ देयर शेल्स। तो अब ये कंप्लीशन ऑफ शेल्स की बात है, जो हमने बताई कि आखिरी शेल में वो चाहते हैं कि हमारे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। अब उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। जबकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं बनाते, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल बनने के बाद उनकी जो क्रेव थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो मुकम्मल हो गई होती है, इसलिए वो बार बार केमिकल रिएक्शन नहीं करते। अब मैंने जो आपको ऑक्टेट रूल बताया, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें जहन में रखनी पड़ेंगी। तकरीबन हर एटम ये चाहता है कि मेरे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। हाइड्रोजन के पास शेल ही एक है, हीलियम के पास भी शेल एक है। अब हाइड्रोजन के पास जो एक शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कि मेरा पहला या आखिरी शेल यानी के शेल कंप्लीट हो जाए। अब के शेल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने इनिशियली एटम वाली टॉपिक में पढ़ा कि के शेल के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स के आने की होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 से ज्यादा वो अकोमोडेट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर नहीं रख सकता। तो अब जब 2 से ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख ही नहीं सकता, तो हम 8 की बात नहीं कर सकते इस पे। तो केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो मोस्टली मेजॉरिटी की चीज़ों पे तो अप्लाई होते हैं, लेकिन उनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं।
अब यहाँ पे भी ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो ये हमें समझना है कि हाइड्रोजन जो है उसको अपना मतलब जो है अ, आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, क्योंकि उसका आखिरी शेल ही पहला शेल है, यानी के शेल है। ठीक है। और दूसरी बात, हीलियम हीलियम नहीं बल्कि ओवरऑल अगर हम आ जाएं, मतलब जो एट्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हीलियम हो गया, उसके बाद नियॉन हो गया, और नीचे जो भी ग्रुप्स हैं वो हम आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उनके जो मतलब एटम्स होते हैं वो मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं आखिरी शेल के अंदर। अब उनके पास हर एक शेल के मतलब आखिरी शेल के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सिवा हीलियम के, जिसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने से ही उस वो स्टेबल हो जाता है। तो उस पे हम थोड़ी आगे और डिटेल से बात करेंगे कि वो किस तरह स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये बात हमें समझनी है, जो हमने अभी समझी कि मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे समझने के लिए कि मॉलिक्यूल्स किस तरह स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल का मतलब ये है कि उनकी केमिकल रिएक्शन जो करने की कैपेबिलिटी है या क्रेव है वो कम हो जाती है। अब वो जितनी कम होगी उतना बंदा स्टेबल होगा, उतना एटम स्टेबल होगा या मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जितनी क्रेव केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़्यादा होगी उतना कम स्टेबल होगा। ओके, अब हम आगे एक थ्योरी के हवाले से कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। In kinetic theory of gases, the term molecule is used for any gaseous particle regardless of its composition. अब एक थ्योरी है जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन उसकी एक पॉइंट है। इस थ्योरी के मुताबिक हर गैसियस पार्टिकल को, यानी हर वो पार्टिकल को जो गैस के फॉर्म में मिले, उसकी कोई भी कंपोजिशन हो, उसमें कुछ भी हो, हमें कुछ भी अगर गैस पार्टिकल के फॉर्म में मिलेगा, हम उसे मॉलिक्यूल तस्लीम कर लेंगे। ठीक है। इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से, तो जो नोबल गैसेस हैं, जो हमने बात की एट्थ ग्रुप के एटम्स की, जैसे हीलियम हो गया और नियॉन हो गया, जो एट्थ ग्रुप में है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2, और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। ये पूरे का पूरी सीरीज में नीचे जो भी एटम्स हैं, इनको नोबल गैस एटम्स कहते हैं, या एट्थ ग्रुप के एटम्स कहते हैं। ठीक है। या जीरो ग्रुप एटम्स कहते हैं। जीरो इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। वैलेंसी भी एक मुकम्मल टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इनको भी मॉलिक्यूल तस्लीम किया जाता है क्योंकि ये अकेले एटम्स गैसेस फॉर्म में मिलते हैं हमें। यानी हीलियम का एक एटम होता होगा, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में मौजूद होगा। अदरवाइज दूसरों में ऐसे नहीं होता। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का अकेला एटम गैसेस फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन जो हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में मिलती है वो H2 के फॉर्म में होती है। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे और बॉन्ड के फॉर्म में गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी बॉन्डेड फॉर्म में गैसेस फॉर्म में मिलेगा। या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो भी गैसेस फॉर्म में हमें मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मतलब नोबल गैसेस की बात है, तो ये हमें एक ही एटम की सूरत में, गैस की सूरत में मिलेंगे। इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक नोबल गैस या एट ग्रुप के जो एटम्स हैं वो सब के सब भी मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जाएंगे। अब इस थ्योरी के हिसाब से, अब अगर हम नोबल गैस एलिमेंट्स को या एट ग्रुप एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स को अगर हम मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स आ जाएंगे। अदरवाइज अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बात ना करें, तो जनरली हमारे पास मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन 2 चीजों में तकसीम हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल का किस्म होगा जिसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स होता है 1, एटॉमिक मीन्स एटम। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम पे मुश्तमिल हों, उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 0 गैसेस हैं, या हम इसको एट ग्रुप एटम्स मतलब के एलिमेंट्स के एटम्स कह सकते हैं, या नोबल गैस एटम्स कह सकते हैं। तो ये सिर्फ अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आएगी मॉलिक्यूल्स की। तो एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक एटम पे मुश्तमिल हो। दूसरी आएगी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे
मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हों। अब ज्यादा से मतलब क्या है? पोली मीन्स मैनी, तो मैनी से मतलब दो या दो से ज्यादा। तो अब ये देखें, O2 ऑक्सीजन एक गैस है, O3 ओजोन लेयर होती है ये पूरी, उसके बाद H2O जो है वो भी मॉलिक्यूल है। अब ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं ये दो या दो से ज्यादा में मिलते हैं, इसलिए इनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब फिर पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे आगे होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर में। आगे और डिवाइड होंगे ये होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर में। अब आप आ जाएं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन है फर्दर। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब होमो मीन्स होता है सेम, ये हमने लिखा है इधर, होमो मीन्स सेम या सिमिलर। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। अब होमो न्यूक्लियर का मतलब, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब जिसका न्यूक्लियस सेम हो यानी एक जैसा हो उसको हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। हमने ऊपर जिस तरह बात की ना कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही एलिमेंट के एटम से बने हो, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब दो ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल मिलेंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे, उन दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनका न्यूक्लियस तो सिमिलर होगा। सपोज हम एक बात समझ दें, ये सपोज एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 8 है। अब 8 एटॉमिक नंबर होने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। अब अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब इन दोनों न्यूक्लिया में, यानी न्यूक्लियस का जमा न्यूक्लिया होता है, इन दोनों न्यूक्लिया में जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो सेम होगा। अब जब प्रोटॉन का नंबर सेम होगा तो दोनों को हम क्या कहेंगे? सिमिलर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी दोनों सेम होंगे। तो अब जब ये दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हम कहेंगे ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक जैसे हैं, इसके इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम तरीके से ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब होगा तो उसके लिए भी हम सेम बात करेंगे। ओके, उसके बाद हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, जिनके न्यूक्लियस डिफरेंट हों। अब देखें, सपोज H2O की तरफ देखें तो H2 में दो हाइड्रोजन होंगे। अब एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा वो सिर्फ एक प्रोटॉन होगा, लेकिन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो उन दोनों के न्यूक्लियस डिफरेंट होंगे, इसलिए हम इसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक थीम था जो हमने ऊपर बात की, उस पे क्लासिफिकेशन है होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर की, जो हमें समझनी जरूरी थी इसलिए हमने समझी उसके बाद एटम्स एंड complexes connected by non-covalent interactions such as hydrogen bonds or ionic bonds are generally not considered single molecules। अब इस बात को समझना है थोड़ा डिटेल में हमें। सपोज ऐसे एटम्स या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या मॉलिक्यूल्स जो कोवलेंट बॉन्ड के अलावा किसी और बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हुए हों। अब हमारे पास एक, मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग के 3 जनरल किस्म है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बल्कि ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है। अब ये किस तरह क्रिएट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे एक पूरे की पूरी टॉपिक है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक समझाने के लिए थोड़ा सा थीम दे देते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मसलन ये जो H2O है, इसमें क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन का सपोज एटम है और ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ये और एक ये। अब क्या होता है जब इनमें एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन क्रिएट, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की।
ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ओके, अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग की, तो नतीजे में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो शेयर करदा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेंगे तो उनके ऊपर जो है वो अपनी तरफ खींच नहीं लेंगे, बल्कि उनकी तरफ से ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। अब जब उनकी तरफ से ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो अब इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का एटम है वो शेयर करदा इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के साथ शेयर करदा इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा पावरफुल है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। इसलिए ऑक्सीजन की निस्बत हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर कुछ कम है। अब जब इस तरह होगा तो हाइड्रोजन जो शेयर करता इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन जो शेयर करता इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कुछ अपनी तरफ खींच लेगा। नतीजे में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो पार्शल नेगेटिव बन जाएगा, मतलब उस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, थोड़ी सी छोटी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इसको हम पार्शल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ओके, वो उस पे पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पूरी एक टॉपिक है, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर गए, इस वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब जब हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो नतीजे में क्या होगा कि एक पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। अब जब ये पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स क्रिएट होंगे तो नतीजे में क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव पोल की वजह से दूसरे करीबी H2O मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के साथ एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, फिजिकल अट्रैक्शन, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव स्लाइड जो जिस पे चार्ज है पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नियर बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, और ये वाला हाइड्रोजन भी नियर बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह करते 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 एक पूरी की पूरी चेन बन जाएगी। अब जब एक पूरी की पूरी चेन बनेगी तो इस किस्म की जो अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ओके, तो इस तरह के जो बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हम कभी भी मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे जी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, अब ये चार हाइड्रोजन और एक और दो ऑक्सीजन हुए तो टोटल जी H4O2 करके हम बोलें कि जी ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल। ओके, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन की वजह से एक अट्रैक्शन जरूर है, लेकिन उसको हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते उस अट्रैक्शन की वजह से जो अट्रैक्शन क्रिएट। अच्छा, अब हम इसको दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि अब देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है पूरे का पूरा, ये एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच्ड है। अब ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। अब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बना है कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। हमने पहले भी बात की थी कि कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है। अब इस वजह से क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का एटम है, इसने इसको इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर हुए हैं उनको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया है। अब अपनी तरफ खींचने की वजह से इसमें क्या है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुई है।
पहले भी बताया था कि इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर्ड पेयर है ऑक्सीजन की तरफ खींचा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं बनिस्बत हाइड्रोजन के। इसलिए अब जब ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब सेम तरीके से ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऐसे हुआ कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन से। अब ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को जो जो डॉट्स में शो हुई हुई है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब वहाँ पे जो पॉइंट लिखी है वो पॉइंट का मकसद ये है कि हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन एज अ होल इस हाइड्रोजन अट्रैक्शन की वजह से ये जो एक दूसरे के करीब आए हुए हैं इसको बॉन्डिंग नहीं कह सकते। इसको बॉन्डिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यानी फिजिकल अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, इस वजह से अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो भी हम उसको जो है वो नहीं कह सकते, मतलब मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। और आयोनिक बॉन्ड्स के जरिए जो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे उसके थ्रू भी हम उसके वो अगर आयोनिक बॉन्ड्स के जरिए भी बना है तो उसको भी हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। ये बात बहुत जरूरी है, इसे जहन में रखना है कि जी ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल। ओके, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन की वजह से एक अट्रैक्शन जरूर है, लेकिन उसको हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते उस अट्रैक्शन की वजह से जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अब उसके बाद जो दूसरी चीज है हमारे समझने के लिए वो है आयोनिक बॉन्ड्स। अब आयोनिक बॉन्ड्स में हम अगर आए तो आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में एक सिंपल क्लियर और क्रिस्टल कंसेप्ट है कि आयोनिक बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से क्रिएट होता है। अब क्या होता है, नियर बाय बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आयोनिक बॉन्डिंग में कभी भी ऐसे नहीं होता कि जी एक तरफ से एक सोडियम दूसरे क्लोराइड को अट्रैक्ट करे, नहीं ऐसे नहीं होता। जबकि इसमें किस तरह होता है कि सपोज ये एक सोडियम है, ये दूसरा सोडियम है, ओके, और ये तीसरा सोडियम है, ये चौथा सोडियम है, ये पांचवा सोडियम है। ओके, अब फिर ये क्लोराइड है, क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड और ये भी। अब क्या होगा, इनमें इस तरह होता है आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर कि ये एक सोडियम चारों तरफ से, हर तरफ से जो है क्लोराइड से अट्रैक्ट होगा, चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा, और ये फिर एक जो क्लोराइड है ये चारों तरफ से सोडियम से अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पे भी अगर सोडियम हो, यहाँ पे भी सोडियम हो, तो ये चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा। ये इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से अट्रैक्ट होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा सोडियम से, ये इधर से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह ये हर तरफ से अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। तो आयनिक बॉन्डिंग में हम इन सब की सब अट्रैक्शंस को भी मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे, इस क्योंकि हर तरफ से जो है वो अट्रैक्शन आ रही है, इसलिए हम NaCl को कभी मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे। NaCl बेशक कंपाउंड जरूर होगा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंपाउंड किसे कहते हैं, लेकिन NaCl को हम मॉलिक्यूल इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, उसमें प्योरली आयोनिक बॉन्डिंग है। तो ये बात समझ, प्योरली आयोनिक बॉन्डिंग है। तो ये बात समझ लें कि अगरचे आयोनिक बॉन्डिंग की वजह से कोई बॉन्ड बना है तो उसको हम मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे, या फिर अगरचे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कोई अट्रैक्शन हो रही है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स क्रिएट हो रही है, तो उसको भी हम कभी भी मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं कर सकते। अब उसके बाद है मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिसिटी। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि जी मॉलिक्यूल्स आर
Identified by what? Molecules are identified by their atomicity. अब सवाल